आपका सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। है देश विदेश की कुछ खास खबरें और आज हम सबसे पहले बात करेंगे वीबीजी राम जी बिल को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच रार और तकरार की, साथ ही नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को कोर्ट से मिली राहत पर हमारी रिपोर्ट देखिए। वहीं बात चलते चलते यूपी में योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों की, तो चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें, मोदी सरकार मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आई है, जिसका नाम वीबीजी राम जी बिल रखा गया है। इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी आपको बता दें दी जाएगी। 125 दिन इसमें रोजगार की गारंटी मिलेगी, जबकि मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती थी। लेकिन विपक्ष कांग्रेस को इस बिल पर ऐतराज है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की ओर से मनरेगा का नाम बदलने के लिए पेश बिल पर लोकसभा में रार और तकरार देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल का बचाव करते दिख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजीआरएम जी बिल 2025 को स्थापित करने की अनुमति दी जाए। शिवराज ने कहा कि महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल जी का संकल्प था कि जो सबसे नीचे है उसका कल्याण सबसे किया जाए। सरकार गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भावनाओं के अनुसार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। हम रोजगार गारंटी योजना के तहत हम 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला था, तो क्या इससे जवाहरलाल जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूँ जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी अध्यक्ष महोदय जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए मनरेगा के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं और बापू ही कहते थे राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में शुरू हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अब नाम बदल रहा है। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी बिल करने की मंजूरी दी है। मोदी सरकार का दावा है कि ये नया कानून विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने वाले एक आधुनिक ढांचा होगा। विपक्ष ने इस बिल को स्थायी समिति को भेजने की मांग की है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजनाओं का नाम बदले जाने को लेकर विपक्ष ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर रखा है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार का ये कदम ग्रामीण रोजगार योजना को कमजोर करने का प्रयास है। इसके साथ कांग्रेस ने कहा कि यह सिर्फ नाम बदलने की नहीं बल्कि कांग्रेसी विरासत को खत्म करने की बीजेपी संघ की कांग्रेस सरकार में आया था मनरेगा। यूपीए सरकार ने 2005 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को लागू किया था। 2009 में इसके नाम में महात्मा गांधी जोड़ा गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है जो ग्रामीण गरीबी कम करने, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण रही। पिछले 20 सालों से मनरेगा ग्रामीण रोजगार की रीढ़ रही है। इसके जरिए साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, जिसके चलते गांव में ही लोगों को काम मिल रहा था। अब मोदी सरकार मनरेगा का नाम नहीं बदल रही है बल्कि कई अन्य बदलाव भी किए हैं। सरकार का तर्क है कि ग्रामीण भारत बदल गया है, गरीबी घटी है, डिजिटल पहुंच बढ़ी है, नई आधुनिक योजना की जरूरत है। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है
क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौर में कानून आया था और अब उसका नाम बदला जा रहा है। कांग्रेस ने बताया संघ बीजेपी की साजिश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे मनरेगा के नाम को बदलने के बारे में नहीं, ये मनरेगा को खत्म करने की बीजेपी आरएसएस की साजिश है। संघ की शताब्दी पर गांधी का नाम हटाना दिखाता है कि मोदी जी की तरह जो लोग विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं वे कितने खोखले और पाखंडी हैं। जो सरकार गरीबों के अधिकारों से मुंह मोड़ती है और मनरेगा पर हमला करती है, वो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने योजना का नाम बदलने के पीछे सरकार के इरादे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ऐसा करना क्या जरूरी भी था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। महात्मा गांधी को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सबसे महान नेता माना जाता है, तो उनका नाम हटाना मेरी समझ से परे है। इसका उद्देश्य क्या है, उनका इरादा क्या है, इस तरह प्रियंका गांधी ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कांग्रेसी विरासत को खत्म करने की बात कही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय, जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ, मुझे पहुँचने दीजिए। नहीं, 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुँचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलकर श्रेय लेना चाहती है। ये कदम इस योजना की उपेक्षा को छिपाने के लिए है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि यह सरकार योजनाओं और कानूनों का नाम बदलने में माहिर है। आपको बता दें कि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर रार इसलिए है क्योंकि विपक्ष से महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश बता रहा है और कह रहा है कि यह सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव है, जिससे असल मुद्दे जैसे फंड की कमी, कम मजदूरी पर से ध्यान हटाया जा सके, जबकि सरकार इसे योजना के मजबूत बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ने का कदम बता रही है, जिससे इसकी जगह 125 दिन का रोजगार और नई तकनीकें शामिल हैं, पर विपक्ष इसे नाम बदलने का अनावश्यक और खर्चीला तरीका मान रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 साल। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज की गई नई एफआईआर में प्राथमिकी की कॉपी देने से इनकार कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है नेशनल हेराल्ड मामला? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल का गठन किया था।
इसका उद्देश्य अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना। तब एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए। भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा। इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे, वहीं इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में यह अखबार घाटे में आने लगा। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर चढ़ गया। तब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतरी। 2012 में भाजपा के नेता और देश के नामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज कराया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पेत्रोदा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। किया गया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल किए। गलत तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित किया। आरोप है कि वाईआईएल ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया। आरोप यह भी है कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को दिया गया कर्ज अवैध था, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत खारिज कर दी है। बता दें कि कोर्ट ने ईडी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। स्पष्ट किया है कि आगे की जांच के लिए ईडी को स्वतंत्रता है। साथ ही कहा है कि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समान आदेशों पर आधारित है, न कि किसी प्राथमिकी पर। हालांकि एजेंसी इस मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को इकट्ठा करना जारी रख सकती है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी हैं। कोर्ट ने कहा कि फैसला देना जल्दबाजी और अनुचित होगा। स्वामी का आरोप था कि ये सब दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। आरोप है मुताबिक 2000 करोड़ की कंपनी को केवल 50 लाख में खरीदा गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल समेत के कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की अब मौत हो चुकी है। When I started arguing the case, after that, in the arguments I had told the court that this is a very weird case where there is not a millimeter movement of money, not a millimeter movement of immovable property. All the properties remain in AJL, and yet there is money laundering. AJL is now owned 90% by another company, Young India. That is all that has happened. Not-for-profit companies are made every time to make one company debt-free. Every corporate in India is doing it. To make my company debt-free, I can have a transfer of shares. But Young Indian company is a very remarkable company. It's a not-for-profit company where all the directors, Kharge ji, Sonia ji, late Motilal Vora ji, etc., etc., not one of them can get 1 paisa dividend, even if they want to give a dividend. They can get no profit. They can get no disbursement. They get no car, building, staff, nothing. And there is money laundering. So today the judgment is significant because cognizance is the lowest form of dealing with a case. It is very easy to take cognizance of a case. It means that the case is not worth taking cognizance of. And here you see the amount of the हल्ला गुल्ला शोर मचाया है। बीजेपी has made a superstructure of exaggeration. कोर्ट की अहम टिप्पणी। रावजमनी कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि ये मामला किसी एफआईआर नहीं बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है। इसलिए ईडी की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर याचिका शिकायत प्रचार योग्य नहीं है। सत्य की जीत हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित बताया है। कोर्ट ने फैसला दिया कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है। उसके पास कोई प्राथमिकी नहीं है, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में
जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं, ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से होगा। प्राइवेट आर्मी की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेरल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। द कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू टेक कॉग्निजेंस of the ED's case on National Herald against Mrs. Sonia Gandhi, against Mr. Rahul Gandhi and others. ये साजिश क्या थी, ये साजिश क्यों थी, ये साजिश किसने रची? किसने रची? मैंने आपको बता दिया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये क्यों रची? आपने देखा आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए। आपने देखा कि राहुल गांधी बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी निडरता से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमेशा सड़क पर होते हैं, हमेशा आवाज उठा रहे होते हैं। आपने देखा कि इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र तबाही होने की कगार पर है। अगर उसको कोई रोक कर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी। को बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने साल 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने दफ्तर पर कई बार बुलाकर पूछताछ की। ईडी ने 13 जून 2022 से 17 जून 2022 तक राहुल से लगातार 5 दिनों तक कई चरणों में करीब 50 घंटे पूछताछ की थी। कोर्ट ने 14 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद फैसला 29 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा। इसके बाद 8 अगस्त और 29 नवंबर को फैसला टला। आपको बता दें 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुरू की। मामले में सोनिया और राहुल पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी थी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ याचिका रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला किया। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर में एजेल की इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजेल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन गतिविधि नहीं कर रहा था, जबकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। हालांकि 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत एजेल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था। इस मामले में ईडी ने सोनिया और राहुल से पूछताछ के लिए भी बुलाया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी के चयन के बाद सूबे में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संगठन में बदलाव के बाद अब सरकार में संतुलन साधने की बारी है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी मंत्रिमंडल में 8 पद। यूपी मंत्रिमंडल में कुल 54 मंत्री हैं। नियमों के अनुसार अधिकतम संख्या 60 हो सकती है, यानी 6 पद अभी भी खाली हैं। इन नए चेहरों की संभावना, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। नोएडा से विधायक और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का नाम भी मंत्री पद की रेस में है। सपा से पाला बदलकर आए मनोज पांडे को भी विस्तार में जगह मिल सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दलित या पिछड़े वर्ग से तीसरा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ताकि आगामी चुनाव के लिए सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत किया जा सके।
पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में प्रतिनिधित्व के संकेत। बीजेपी ने जिस तरह से प्रदेश संगठन में पिछड़ी जाति के नए चौधरी को कमान देकर विपक्ष के पीडीए समीकरण की जमीन तैयार करने का संदेश दिया है, अब उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार में भी बदलाव की कवायद की तैयारी है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और स्वरूप क्या होगा, इस पर सभी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंत्रिमंडल विस्तार में पीडीए समीकरण को दुरुस्त करने का खाका तैयार करने पर मंथन शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं कुछ सूत्रों के अनुसार खरमास खत्म होने के बाद 15 जनवरी 2026 के आसपास विस्तार का फैसला लिया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाना है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नए अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं, इसलिए कैबिनेट विस्तार में पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने के संकेत हैं। आपको बता दें कि वैसे तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पिछले साल अक्टूबर पार्टी के संगठन पर्व के आगाज के साथ शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी तस्वीर पर अब तक धुंध छाई है। चूंकि संगठन पर्व का समापन हो चुका है और पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, इसलिए अब फिर से योगी 2 की टीम में बदलाव की चर्चा है। बदले सियासी परिवेश में संभावित मंत्रिमंडल के बदलाव में सबसे ज्यादा चर्चा जातीय समीकरण पर है। सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2027 के रण में विपक्ष के पीडीए को मजबूत टक्कर देने के लिए ये कवायद हो रही है। माना जा रहा है कि मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्यों में कुर्मी समेत अन्य पिछड़ी व दलित जाति के मंत्रियों का प्रतिनिधित्व व कद बढ़ सकता है। साथ ही कुछ मंत्रियों के स्थान पर ऊर्जावान व युवा विधायकों को मौका दिया जा सकता है। खास तौर से पार्टी से दूर हो रहे कुर्मी समाज पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए इस वर्ग के नेताओं को प्रमोट किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि पूरी तस्वीर तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही साफ होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आगामी विस्तार में जातीय गुलदस्ता सजाकर सरकार में भी पीडीए छाप दिखाने की कोशिश दिखेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद भूपेंद्र चौधरी का सरकार में समायोजन तय माना जा रहा है। चौधरी को सरकार में जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनके अलावा करीब आधे दर्जन नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा के आधार पर कई को संगठन में भी भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही दावेदार विधायकों ने दिल्ली की दौड़ लगानी शुरू कर दी है। क्षेत्रीय संतुलन बिठाने पर भी खास ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में पश्चिम, बुंदेलखंड और मध्य यूपी को विशेष दिया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।